साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की काव्यांजलि का सेकेंड चैप्टर में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देखेंगे। इन्होंने लिखा है कैकेयी का अनुताप और गीत। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है झांसी के चिरगांव में। कहाँ पर? झांसी के चिरगांव में। इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। प्रमुख रचना के रूप में देखें तो वो है साकेत और पंचवटी। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म संबंधी कविता देखते हैं। काव्यांजलि में हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे जीवन परिचय हैं हम इनमें जन्म संबंधी कविता भी लिखें। तो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन से संबंधित जन्म संबंधी कविता देखते हैं। झांसी के चिरगांव में पैदा मैथिली शरण हुए। झांसी के चिरगांव में पैदा मैथिली शरण हुए। रामचरण सुत गुप्त सदा से राम भक्त कविराज हुए। रामचरण सुत गुप्त सदा से राम भक्त कविराज हुए। पंचवटी की रचना करके साहित्य में यश गान बढ़ाया। पंचवटी की रचना करके साहित्य में यश गान बढ़ाया। 1964 ईस्वी को जिसने स्वर्गलोक को धन्य बनाया। तो ये है हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म संबंधी कविता। राष्ट्रीय चेतना को वाणी देने के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में लिखा है, वे निसंदेह अपनी हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिताजी जो थे, मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी कौन थे? सेठ रामचरण गुप्त। इनके पिताजी सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। इनकी शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई? घर पर ही संपन्न हुई। घर में साहित्यिक वातावरण के कारण गुप्त जी में भी काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। गुप्त जी ने बाल्यावस्था से ही छुटपुट काव्य रचनाएं करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनसे काव्य की प्रेरणा ली और इन्होंने काव्य धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी के जो तत्कालिक विद्वान थे उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया, सम्मानित किया। कभी कभी पेपर में 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी महात्मा गांधी जी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को, कब? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झांसी के चिरगांव में, जिसे हमने जन्म संबंधी कविता में देखा था। इनके पिताजी का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। तभी तो कविता में कहा गया है कि रामचरण सुत गुप्त सदा से, यानी कि इनके पिताजी का क्या नाम था? सेठ रामचरण था। इनके पिताजी को साहित्य से प्रेम था। इसी कारण मैथिली शरण गुप्त जी अपने बाल्यावस्था से ही रचनाएं लिखा करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्होंने काव्य की प्रेरणा पा करके काव्य रचना किया और तत्कालिक जो विद्वान थे उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया। और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को, कब? 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग के कवियों में भी सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो कलकत्ता से, कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी जिसका नाम था वैश्योपकारक। क्या नाम था? वैश्योपकारक। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैश्योपकारक में आने लगी। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थी वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका को आप लोग जानते होंगे, ये द्विवेदी युग की पत्रिका थी। इनकी प्रथम पुस्तक, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम पुस्तक कौन थी? रंग में भंग। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1909 ईस्वी को हुआ था। इनकी ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक
भारत भारती के पश्चात हुई। मैथिली शरण गुप्त जी की ख्याति कब प्राप्त हुई? 1912 ईस्वी में जब इनकी पुस्तक आई थी भारत भारती, उसके पश्चात इनकी ख्याति प्राप्त हुई, ये प्रसिद्ध हो गए। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात कर दिया। कौन सी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया है? भारत भारती। गुप्त जी मुख्य रूप से काव्य रचना में सिद्धहस्त थे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी मुख्य रूप से काव्य रचना ही किया करते थे। प्राचीन राष्ट्र भारती व राष्ट्रीय भावों को अपने काव्यों में प्रस्तुत कर इन्होंने युग धर्म निर्वाह किया। तो ये था मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो कैसे प्रकाशित होती थी। कलकत्ता से प्रकाशित होती थी वैश्योपकारक पत्रिका में। इसके बाद जो इनकी रचनाएं हुआ करती थी वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। और इनकी प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, परंतु इनको जो ख्याति प्राप्त हुई है वो भारत भारती पुस्तक के पश्चात हुई है और इसी पुस्तक की वजह से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की मुख्यतः दो रचनाएं हैं। कितनी हैं? दो हैं। पहला है हमारा अनुदित रचनाएं और दूसरा है मौलिक रचनाएं। चलिए अनुदित रचनाएं देखते हैं। इसमें है प्लासी का युद्ध, मेघनाद का वध। कौन कौन से? प्लासी का युद्ध और मेघनाद का वध। सेकेंड है हमारा मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाओं में इन्होंने लिखा है भारत भारती, जिससे इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। भारत भारती, साकेत इनकी अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, नहुस, प्रतिक्षण, कौवा और करबला, विश्ववेदना, झंकार, इंडिम्बा, बकसंहार, द्वापर, कुणाल गीत, त्रिपथगा, विष्णुप्रिया, अनघ, गीतिनाट्य और विलोपतमा। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाओं को आप लोग एक एक करके गिनते हुए याद करिएगा। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, नहुस, प्रतिक्षण, कावा और करबला, विश्ववेदना, झंकार, इडिम्बा, बकसंहार, द्वापर, कुणाल गीत, त्रिपथगा, विष्णुप्रिया, अनघ, गीतिनाट्य और विलोपतमा। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा शैली देखते हैं। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, यानी गुप्त जी ने जिस समय काव्य रचना प्रारंभ की थी, उस समय खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले रखा था। यानी उस समय ज्यादातर कवि जो थे वो खड़ी बोली में ही काव्य रचना किया करते थे। गुप्त जी ने खड़ी बोली को ही अपने काव्य का साधन बनाया। गुप्त जी ने प्रबंधात्मक, गीति नाट्य शैली, भावात्मक शैली तथा गीत काव्यात्मक शैली, कौन कौन सी? प्रबंधात्मक, गीतीय नाट्य शैली, भावात्मक और गीत काव्यात्मक शैली को अपनाया और इसके अतिरिक्त भी विविध शैलियों को इन्होंने अपने काव्यों में उतारा। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीयता की काव्य रचनाओं के रूप में देखा जाता है। महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 3 अगस्त। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान कहाँ है? झांसी के चिरगांव में। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? भारत भारती, साकेत और यशोधरा। तो आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।